बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियाई का। तो इसमें भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। फर्स्ट तो हम डेफिनेशन करते हैं इसकी, जो आपके इधर फर्स्ट पैराग्राफ में भी दी हुई है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इफेक्टिवली जीरो, द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई में भी हमने यही डेफिनेशन की थी, लेकिन वहाँ हमने बोला था ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई रेडियस। और यहाँ हम चूंकि आयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑफ एन आयन आ जाएगा, और इसको हम आयनिक रेडियस का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम आयन जो है उसका आयनिक रेडियाई जो है, ये मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन नंबर हों तो उसमें चेंज होते रहते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल मैंने आपकी यहीं से ली है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में जिसकी डेफिनेशन है। और यहाँ से ये इसने ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6, 8 हो तो उसमें क्या क्या रेडियस आते हैं, तो यही एग्जांपल के तौर पे मैंने कोट किया वहाँ। दूसरा ये पैराग्राफ है जिसमें बताया गया मेजरमेंट ऑफ आयनिक रेडियाई के बारे में। अच्छा, आपके सिलेबस में मेंशन था दो मेथड ना, एक पालिंग मेथड था और एक लैंडिस मेथड था आयनिक रेडियाई को मेजर करने का। तो वो आपके इस नोट्स में नहीं है, वो मैंने अभी ना इसमें आपके ऐड कर दी है। तो आप इधर से ही ना उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि आपके सिलेबस में तो शामिल है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ आयनिक रेडियाई में क्या है कि जिस तरह एटम की हमने बात की कि वो आइसोलेट नहीं होते, इसलिए उसको मेजर करना मुश्किल है डायरेक्टली, तो हम इनडायरेक्टली मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जैसे वहाँ हमने कहा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह हमारी एटम्स की या आयंस की अरेंजमेंट के वगैरह वगैरह के हवाले से हमारी हेल्प करती है, और वो हमें उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के बारे में बता देती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई हेल्ड बाय द आयनिक बॉन्ड कैनॉट बी हाफ्ड। जिस तरह हम एटॉमिक रेडियाई में तो दो एक जैसे एटमों का कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड से जो जुड़े हुए, हम उनको डिस्टेंस को हाफ करके एटॉमिक रेडियाई बता देते थे, लेकिन आयनिक में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर एक का साइज अपना को छोटा, कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो एक जैसे एटम तो वो होते नहीं है, क्योंकि आयनिक बाण में एक पॉजिटिव आयन होना है, एक नेगेटिव होना है, तो दो मुख्तलिफ स्पीशीज ने इकट्ठा होना है। इसलिए हाफ करने वाला तस्वर वहाँ नहीं होता। हाँ, ये बात ठीक है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो गिव्स द सम ऑफ आयनिक रेडियाई, कि कैटायन का रेडियाई और एनायन का रेडियाई, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, दोनों के रेडियस को इकट्ठा कर लिया जाए तो दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा निकल आएगा। इसी चीज को फॉलो करते हुए हम किसी एक आयन का निकाल सकते हैं, अगर हमें बाकी दूसरे दूसरे आयन का साइज का आइडिया हो। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया था पॉलिंग मेथड ने। वो क्या मेथड है कि जैसे ये दो पॉजिटिव नेगेटिव आयन दो इकट्ठे हैं, तो इसमें, अच्छा ये इसमें भी पॉजिटिव लगाया, ये पॉजिटिव सुना था, न्यूक्लियस है। आयन आयन तो उसने बता दिया ना, ये नेगेटिव आयन है और ये वाला पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव से भरा न्यूक्लियस इस आयन का है, और ये न्यूक्लियस इस पॉजिटिव आयन का है। तो इनके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैटायन पॉजिटिव आयन वाला आर प्लस है, नेगेटिव आयन वाला आर माइनस है, और टोटल जो डिस्टेंस है उसे हमने कैपिटल आर से शो किया हुआ है। तो पालिंग मेथड ने कहा, पालिंग जो मेथड है आयनिक रेडियस फाइंड करने का, उसमें उसने दो तीन अजम्पशन लिए। क्या? एक तो उसने ये कहा कि जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस आर, जैसे हमने ये शो किया हुआ है, वो कैटायन और एनायन के सम के बराबर आता है। और दूसरा, अगर आयंस आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, एक जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएं, तो फिर उनके जो आयनिक रेडियाई हैं वो उनके अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि जितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर है दोनों के, लेकिन जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है ना, कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उतना साइज भी छोटा होगा, जैसे हमने वो एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड में भी ये बात की थी। तो ये इसलिए ये इनवर्स लिखा हुआ है, ये आर प्लस कैटायन का साइज है, और ये जेड इफेक्टिव प्लस जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैटायन का है। इसी तरह एनायन आर माइनस नीचे है तो जेड इफेक्टिव माइनस जो है वो ऊपर, एक दूसरे के ये इनवर्सली प्रोपोर्शन दिए हुए हैं।
अच्छा, जेड इफेक्टिव में अभी हमने पिछले एटॉमिक रेडियस वाले लेक्चर में पीरियोडिसिटी में बात की थी कि जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा के। जेड से मुराद इफेक्टिव से मुराद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जेड से मुराद उसका न्यूक्लियर चार्ज जो उसका ओरिजिनल है, और सिग्मा से मुराद स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जिसकी स्क्रीनिंग की वजह से बैलेंस शेल्फ तक जो न्यूक्लियर चार्ज पूरा नहीं पहुंचता, कम हो जाता है, जो उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इसलिए इसका फार्मूला जेड माइनस सिग्मा है, कि सिग्मा कुछ ना कुछ वैल्यू को कम कर देता है, बढ़ाता नहीं, हमेशा कम ही करता है। तो अगर ये वाली इक्वेशन में यह जेड इफेक्टिव की जगह लगा दूं, तो फिर ये जेड माइनस माइनस सिग्मा माइनस, यानी ये जेड इफेक्टिव जो एनायन का था, माइनस चार्ज वाले आयन का था, वो क्या बन जाएगा कि न्यूक्लियर जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है नेगेटिव आयन का, माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट है नेगेटिव आयन का। इसी तरह पॉजिटिव आयन के लिए भी तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दो को हम यूज करके किसी भी एक साइज का कैटायन का या एनायन का हम रेडियस निकाल सकते हैं, अगर हमें बाकी चीजें फाइंड मालूम हो। बाकी से मुराद हमें जेड माइनस और सिग्मा माइनस, जेड प्लस सिग्मा प्लस ये फाइंड पता हो, और उसके अलावा ये कैपिटल आर जो इंटर आयनिक गैस ये पता हो, तो हम आर प्लस और आर माइनस दोनों फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये उसने एक एग्जांपल भी सॉल्व की है कि सपोज करें आपके पास सोडियम फ्लोराइड की क्रिस्टल है और आप इसमें सोडियम आयन फ्लोराइड निकालना चाह रहे हैं। सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर 11 है, फ्लोराइड आयन का 9 है, और जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है सोडियम का भी 4.5 है और फ्लोराइड आयन का भी 4.5 है। इसमें साइंटिस्ट ने ये असूल बनाया हुआ कि वो एटम जिनका जो नियॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, अब वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये भी 10 वाला है, ये भी 10 वाला है, तो उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये 4.5 है। और इनका इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो 2.31 आंगस्ट्रॉम के बराबर है। अब पहले आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं, ये वाली इक्वेशन को, इसमें जेड और सिग्मा की वैल्यूज पुट कर देते हैं, दोनों की सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। अच्छा, यहाँ से अब आर प्लस ले रखें इधर ही, और आर माइनस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये शक्ल बन जाएगी। ठीक हो गया। अब आपकी क्वेश्चन नंबर जो 1 थी, ये वाली आर प्लस आर माइनस जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, तो उस इक्वेशन में हम आर प्लस की जगह ये 0.69 आर माइनस लिख देते हैं। आर माइनस दोनों में कॉमन ले लें, ये प्लस हो जाएंगे, तो 1.69 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर माइनस निकल आएगा 1.36 आंसर। आर माइनस की वैल्यू इसी इक्वेशन में जो आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू आर, इसमें पुट करें, तो आर प्लस निकल आएगा कि ये आर माइनस इधर बड़े आर में से आप माइनस का कम हो जाएगा, तो छोट आर प्लस प्लस जो कैटायन है उसका साइज निकल आता है। दूसरा मेथड था लैंडिस मेथड टू मेजर आयनिक रेडियाई। ये क्या कहता है, इसने एग्जांपल यहाँ ली है लिथियम आयोडाइड की। कहते सपोज करें कि हमारे पास जो एनायन लार्ज साइज का हो और कैटायन छोटे साइज का हो, तो फिर उसकी शक्ल कुछ ऐसी बनती है कि एनायन की जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। कैटायन दरमियान में छोटे छोटे एडजस्ट हैं, लेकिन एनायन इस तरह, जैसे ये सेंटर में 3 एनायन, या इस तरफ से देखें तो इधर से ये 3 एनायन आपस में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो यानी उनमें देर इज एनायन एनायन कंटेक्ट इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल में एनायन एनायन का कंटेक्ट बन जाएगा जब एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे उसने लिथियम आयोडाइड की एग्जांपल ही, आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है उसके मुकाबले में बहुत, तो उसकी क्रिस्टल का साइज इस तरह की कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, इसमें वो कहता है कि आप इस तरह ट्राइंगल ले लें, यानी एक ए, ये बी, ये नीचे बी है और यहाँ पे ये सी है, तो एक ये ट्राइंगल बन जाएगी ए बी सी के नाम से। अच्छा, इसमें ए बी की जो लेंथ है और ए सी की जो लेंथ है ये दोनों बराबर हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह जो नीचे है, अब ये सी बी है ना, सी बी में देखें ना, सी से लेके डी तक इस आयन का रेडियस है, फिर डी से एफ तक अगले आयन का रेडियस हो गया, एफ से लेके ई तक फिर उसी आयन का रेडियस हो गया, और ई से लेके बी तक उस एक आयन का रेडियस हो गया। तो ये सारे रेडियस को शो कर रहे हैं, तो ये सारे बराबर हैं, सी डी डी एफ एफ ई और ई भी चारों एक दूसरे के इक्वल हैं, एक ही चीज को शो कर रहे हैं। अच्छा, अब लिथियम आयोडाइड की केस की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, और इनकी जो लेंथ है वो मेजर की गई है, वो 6 आर्मस्ट्रांग के बराबर है। और जो डायगोनल लेंथ है, यानी सी बी जो डायगोनल लेंथ है, वो आपको पता है डायगोनल वाला फार्मूला लगाए ना, तो सी बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर। हम पढ़ते हैं ना कि वो जो हाइपोटेन्यूज का स्केयर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, तो ये वही चीज बनाई हुई है।
अच्छा, इसमें ए बी और ए सी तो दोनों बराबर हैं, उसकी वैल्यू 6 थी तो 6 वैल्यू पुट की तो ये 72 आर्मस्ट्रांग आ गया। अच्छा, अब सी बी अकेले की वैल्यू निकालनी है तो वो अंडर रूट स्केयर इसका खत्म करेंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा, सी बी बराबर है 4R I ये आयोडाइड आयन जो है एनायन है, वो 4 हो तो सी बी के बराबर है। 4 कैसे, ये भी हमने गिने थे ना, सी से लेके बी तक ये बनता है। तो सी डी एक आर हो गया, डी एफ दूसरा आर हो गया, एफ ई तीसरा आर हो गया, और ई बी से ई बी जो है वो चौथा आर हो गया। तो 4 आर मिलके तो ये 4 टोटल आ जाएंगे। यहाँ से अब सी बी की वैल्यू आप ये पुट कर दें, और आर माई आई माइनस आपने निकालना है। यहाँ से आप आर आई माइनस निकालें तो सी बी डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। सी बी बराबर था 72 अंडर रूट के, उसकी वैल्यू पुट करें, सॉल्व करेंगे तो 2.12 आंगस्ट्रॉन्ग आंसर आ जाता है। ये आयोडाइड का आ गया। अब इस आयोडाइड को यूज करके हम किसी और कैटायन का, जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड की क्रिस्टल, उसमें पोटेशियम का साइज आपने निकालना है, और इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसने बता दिया 3.52 है। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी ना, दोनों का सम कैपिटल आर के बराबर है, तो कैटायन निकालना है तो कैपिटल आर में से आर जो एनायन का रेडियस है वो माइनस कर दें, तो 3.52 में से आयोडीन का जो आपने अभी ऊपर निकाला है वो माइनस कर दें, तो पोटेशियम का आपका साइज निकल आएगा। इसके यूनिट्स भी आर्मस्ट्रांग, नैनोमीटर या पिकोमीटर है, जैसे हमने उसके लिए बात की थी। और इनके रिलेशन जो है वो भी आपने जहन में रखने हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आर्मस्ट्रांग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। और फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो नैनो आपको पता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, और पीको जो होता है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। और पीरियडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखें तो वो भी बिल्कुल एटॉमिक रेडियाई की तरह सेम है, सेम रीजंस के साथ है कि ग्रुप में ये इंक्रीज होते हैं कि नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं, शेल ज्यादा होते जा रहे हैं, तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई, तो शील्डिंग फैट भी ज्यादा हो गया। इस शील्डिंग फैट की ज्यादा होने की वजह से फिर जो न्यूक्लियस वैलेंस शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो पीरियड्स हैं लेफ्ट से राइट है उसमें आपका ये डिक्रीज होते हैं, क्यों? एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, एटम्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, इनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। अच्छा, इसमें एडिशनल थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैटायन का जो साइज है अपने नॉर्मल एटम से छोटा होता है, यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका साइज अपने एटम से छोटा, जैसे सोडियम देखें, नॉर्मल एटम 1.54 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद छोटा होकर 0.85 हो गया। इसकी क्या रीजन है? एक तो हम ये कहते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पीछे इलेक्ट्रॉन रह गए हैं थोड़े, उन थोड़े इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहले की निस्बत से ज्यादा हो जाती है, यानी इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा हो गया। इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी पहले की निस्बत से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से साइज जो है वो सिकुड़ गया। अच्छा, अगर कैटायंस आप एक ही एलिमेंट के हों लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट हो, तो उसकी क्या रीजन, उसकी वजह भी यही है जो हमने यहाँ कैटायन में बात की है कि जितनी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी उतना साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाना है, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन भी ज्यादा होती जानी है, तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसकी एग्जांपल भी आपकी बुक पे उसने दी है। ये तो मेजरमेंट वाला पैराग्राफ था, उसके बाद ये ट्रेंड वाला बात हमने कर ली, और ये आप कैटायन के साइज की उसने बात की यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसने ये एग्जांपल भी दी, आप यहाँ से भी कोट कर सकते हैं कैटायन की, जैसे मैंने वहाँ सोडियम की मिसाल दी हुई। अच्छा, और ये उसने बात की है कि एक ही एलिमेंट के कैटायन जो जो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में हो, जैसे ये आयरन की एग्जांपल दी है कि जो Fe+2 है वो 0.76 है, लेकिन Fe+3 जब हुआ तो उसका साइज और छोटा हो गया कि न्यूक्लियर की अट्रैक्शन पहले की निस्बत से ज्यादा हो गई। ठीक हो, उसके बाद है एनायन का साइज कैसे होता है, और फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनायनिक साइज में। तो एनायनिक में हम कहते हैं कि जब एक एटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन में होता है ना गेन करना, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले की निस्बत से ज्यादा हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अब नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे उनके ऊपर पहले की निस्बत से कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। डिक्रीज की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन और न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगी,
जिसकी वजह से साइज उसका फैल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन एटम जो है वो 0.72 है, लेकिन जब आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये 1.36 आर्मस्ट्रांग इसका साइज हो जाता है पहले की निस्बत से, बढ़ जाता है। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है इनका साइज जो है वो कैसे चेंज होता है कि इनके आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो आपको पता है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, उनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का नाम देते हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन सब के सेम है, तो फर्क किस चीज का होगा? न्यूक्लियर चार्ज का फर्क होगा। जैसे ये देखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मसला ये कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन 9 है, नियॉन 10 है और सोडियम 11 है। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो, यानी जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज भी छोटा होगा दूसरों की निस्बत से। ठीक हो गई। तो यहाँ पे भी ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी वाले पॉइंट में यही बात इसकी लिखी हुई है। ये कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आप इनको देख लेना। ये इसके क्वेश्चंस की लिस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन आपके शामिल कर दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक हो गई।